गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने राज्य के कार्य एवं स्वरूप के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसका पॉलिटिकल साइंस में जब तक विशेष स्थान नहीं रहा था, जब तक कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मुद्दा या विचार जो है वो बहुत आवश्यक नहीं बन गया। मनुष्य पिछले सैकड़ों वर्षों से ऐसी संस्थागत संरचना की खोज में रहा है जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग के बचाव की 100% गारंटी हो सके और साथ ही उसकी स्वतंत्रता जो है वो भी सुरक्षित रह सके। स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं में शक्ति जो है वो एक ही हाथों में केंद्रित हो जाती है और शक्ति पृथक्करण से शक्तियों के नियंत्रण की इस व्यवस्था का उदय होता है और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी रक्षा हो सकती है। सरकार के कार्य को हम साधारणतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: कानून बनाना, कानून को क्रियान्वित करना और न्याय करना। तो इन तीनों कार्यों के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों को बनाती है, कार्यपालिका उनको इम्प्लीमेंट करती है और न्यायपालिका जो है वो न्याय का कार्य करती है। सरकार जो है इनके तीनों अंगों में पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, यह राजनीति शास्त्र में जो है हमेशा से विवाद का विषय रहा और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उसमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सिद्धांत जो है वो इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उनको क्रियान्वित करे और उसके अनुसार शासन चलाए और न्यायपालिका जो है उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। तो अगर हमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बिल्कुल सरल भाषा में समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शक्तियां जो है उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए एक ही अंग में, और सरकार के इन तीनों शक्तियों की संस्थाओं के कार्मिक भी पृथक पृथक व्यक्ति रहें और सरकार की शक्ति हर संस्था और संस्था के कार्मिक केवल अपने अधिकार क्षेत्र में ही सीमित, स्वतंत्र और सर्वोच्च रहें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है उसकी आवश्यकता क्यों आई। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो नागरिकों की स्वतंत्रता और उसके अधिकार यानी उनकी लिबर्टी और उनके राइट्स को सेव करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आवश्यकता हुई। शक्तियों की निरंकुशता और दुरुपयोग रोकने के लिए, शासन कार्य को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए, शासन में विशिष्टीकरण एवं कुशलता के लिए और शक्ति पृथक्करण से ही जो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, जो तीनों अंग हैं उनमें उत्तरदायित्व, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित होती है और शक्ति पृथक्करण से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता जो है वो बनी रहती है। अगर अब हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विकास देखें तो इस सिद्धांत की जो स्पष्ट और अधिकृत व्याख्या जो है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने की, किंतु मॉन्टेस्क्यू से पूर्व भी इस सिद्धांत के बारे में अस्पष्ट रूप से कई दार्शनिकों ने कहा। इसमें अरस्तु जो हैं यूनानी दार्शनिक, उन्होंने शासन के 3 कार्य बताए: विमर्शात्मक, प्रशासकीय और न्यायिक। रोम जो है वहाँ पे भी 3 शाखाएं थी: सीनेट, कौंसिल और ट्रिब्यून। रोमन दार्शनिक सिसरो और पोलिबियस जो थे उन्होंने भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादन किया। 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान बोधा ने इस बात पर जोर दिया कि शासन की कार्यकारी एवं न्यायकारी अंग जो है वो पूर्णतः पृथक होना चाहिए। जॉन लॉक जो है उन्होंने भी कहा कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के जो अंग हैं उनको एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए। लेकिन शक्ति पृथक्करण की जो अधिकृत व्याख्या जो है वो फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने की और उन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत की विशद व्याख्या की, वर्णन किया। और मॉन्टेस्क्यू का जो टाइम था उस समय जो है निरंकुश और स्वेच्छाचारी राज्य था, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा जो है सुरक्षित नहीं थी। और मॉन्टेस्क्यू जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था और 1726 में जब उसने इंग्लैंड की यात्रा की तो वहाँ की प्रचलित स्वतंत्रता की भावना से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के बाह्य ढांचे के अध्ययन से उसने इस स्वतंत्रता का रहस्य का पता लगा। उसने देखा कि यहाँ पे जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
जो हैं वो तीनों एक दूसरे से पृथक हैं और इनके कार्य जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हैं और वो अलग अलग होकर की कार्य करती है। जबकि फ्रांस जो है वहाँ पे देखें तो वहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट, सारी शक्तियाँ जो हैं वो निरंकुश सम्राट के अधीन है और शक्तियों के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप ही फ्रांस की जनता जो है उसका स्वतंत्रता जो है वो खतरे में थी। तो शक्तियों के पृथक्करण के कारण ही इंग्लैंड में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हो रही थी। तो मॉन्टेस्क्यू है वो इस कॉन्क्लूज़न पर पहुंचा कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें समस्त शक्तियां जो हैं एक व्यक्ति में केंद्रित न रहकर विभिन्न व्यक्तियों में या व्यक्ति समूहों में विभाजित होनी चाहिए। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसमें उसकी व्याख्या करते हुए मॉन्टेस्क्यू ने जो है निम्न बातें जो है वो कही। इम्पोर्टेंट जो था वो उसने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों के सम्मेलन से व्यक्ति मनमाने ढंग से कानूनों का निर्माण व प्रयोग करेगा, यानी निरंकुश हो सकता है शासन। विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों के सम्मेलन से व्यक्ति मनमाने ढंग से कानूनों का निर्माण और उसकी व्याख्या करेगा। और अगर ये कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है यदि मिल जाती हैं तो इससे स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी। और अगर ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये तीनों अगर मिल जाती हैं तो नागरिक स्वतंत्रता यानी जो सिविल लिबर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी और शासन जो है वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो जाएगा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता है। अगर हम देखें कि अमेरिका जो है वहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है और अमेरिका का जो संविधान है उसमें जो उनका फर्स्ट आर्टिकल है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि संविधान में प्रदान की गई व्यवस्थापन शक्तियाँ एक कांग्रेस में निहित होगी। संविधान का जो आर्टिकल 2 है वो कहता है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति में निहित होगी और आर्टिकल 3 जो है वो ये कहता है कि न्याय संबंधी शक्ति जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट या उसके नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिसे कांग्रेस जो है समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करे। तो ये जो 3 धाराएं जो व्यवस्थाएं जो की गई है ये अप्रत्यक्ष रूप से जो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था उसको अमेरिका के संविधान में स्थान दिया गया और संविधान के संरक्षक के रूप में देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो वहाँ पे हमेशा ये प्रयत्नशील रहा कि इसकी मान्यता बनी रहे और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो व्यवहार में लागू हो और नागरिकों के अधिकार जो है वो सुरक्षित रख सके। व्यवहार में यदि हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिका में देखें तो अमेरिका के संविधान में शासन 3 विभागों में पृथक पृथक ही नहीं किया गया है वरन उससे अधिक एक दूसरे से स्वतंत्र रखने की व्यवस्था भी की गई है। राष्ट्रपति जनता का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है और उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कांग्रेस उसे उसके पद से साधारणतः नहीं हटा सकती क्योंकि ऐसा करने के लिए कांग्रेस को उसके विरुद्ध महाभियोग लगाना पड़ेगा, जिसका चलाना जो है होना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस भी अपनी स्थिति में स्वतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता। न्यायपालिका की स्थिति भी स्वतंत्र है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण जो है वो कांग्रेस करती है तथा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। एक बार पद ग्रहण करने के बाद न्यायाधीशों को महाभियोग की जो प्रक्रिया है जो बहुत ही कठिन है उसका सहारा लिए बगैर हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार अमेरिका की जो संविधान की व्यवस्था है उसमें शासन में शक्तियों का विभाजन ही नहीं किया गया है बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र रखने की व्यवस्था भी की गई है। डॉक्टर फाइनर जो हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण का एक विस्तृत निबंध बनाया गया है। यह संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर चलने वाला सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अमेरिका के संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।